हेलो, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और प्री बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये रिपीट भी हो चुके हैं, तो इनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले एमसीक्यू से। द राइट वंस रन एनीवेयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जावा इस प्राइमरीली मेड पॉसिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारा जावा का जो कोड है, हम एक बार उसको लिख करके कहीं भी चला सकते हैं। बेसिकली एक बार कंपाइल करने के बाद कहीं भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दिस इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ बाइट कोड, क्योंकि बाइट कोड एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज डिमॉन्स्ट्रेटेड व्हेन अ कार क्लास बंडल्स द डेटा स्पीड एंड फ्यूल विद मेथड्स। देखो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है वो, हमारी क्लास है फॉर एग्जांपल कार नाम की, उसमें जो स्पीड और फ्यूल हैं ये एक तरीके के हमारे मेंबर वेरिएबल हो गए। अब देखो हमारे पास मेंबर वेरिएबल है, ये जो एक्सेलरेट और ब्रेक हैं ये हमारे क्या हैं, मेंबर मेथड्स। ठीक है, तो एक क्लास के अंदर मेंबर वेरिएबल होते हैं और मेंबर मेथड्स होते हैं। तो ये बोल रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल हमें ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, तो ये इनकैप्सुलेशन होता है। ठीक है ना, इनकैप्सुलेशन ही इस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें हम मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड को एक कैप्सूल के अंदर बंद कर देते हैं। जो कैप्सूल क्या होता है, हमारी क्लास होती है। सो दिस इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन अ क्लास एंड एन ऑब्जेक्ट। तो पहला है क्लास इज़ अ डायनेमिक एंटिटी वाइल ऑब्जेक्ट इज़ स्टैटिक, ये रॉन्ग है। एन ऑब्जेक्ट इज़ अ ब्लूप्रिंट टेम्पलेट, नहीं, क्लास होती है ब्लूप्रिंट, ये भी गलत है। थर्ड है क्लास इज़ एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री वाइल ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस, ये ठीक है। ऑब्जेक्ट इंस्टेंस होता है क्लास का, और क्लास को हम एक ऑब्जेक्ट की फैक्ट्री बोल सकते हैं। डी है क्लास ऑक्यूपाइज मेमोरी फॉर डेटा मेंबर्स अपॉन डिक्लेरेशन वेयर एज ऑब्जेक्ट डज नॉट, ये गलत है। ऑब्जेक्ट करता है मेमोरी ऑक्यूपाई, तो सबसे सही आंसर है जो हमारा वो है सी ऑप्शन। फोर्थ पे आते हैं, मेथड ओवरलोडिंग इन जावा इज इम्प्लीमेंटेड इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, जब किसी एक मेथड के मल्टीपल वेरिएशन होते हैं। ठीक है ना, एक ही मेथड है, एक ही नाम है, बट उसके पैरामीटर अलग अलग हैं। तो यहाँ पर कौन सा वाला बोर्ड ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है इस केस में, तो वो देखो कंपाइलेशन के टाइम पर ही जावा के कंपाइलर को पता चल जाता है कि कौन सा मेथड कॉल करना है। कैसे पता चलता है, क्योंकि हम जब वैल्यू पास कराते हैं तो वो उससे देख लेता है कि किस टाइप की वैल्यू है या कितनी वैल्यू पास करवा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो वाली डेफिनेशन मेथड की मैच करेगी उस वाले को वो कॉल करेगा। तो ये कंपाइल टाइम के समय पर पता चल जाता है। तो इसका सही आंसर है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा। कौन सा प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, तो बुलियन है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं है, ये एक क्लास होती है और ये एक हमारा रेफरेंस डेटा टाइप है, तो इसका आंसर है स्ट्रिंग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, व्हाट इज़ द इंटरमीडिएट कोड जनरेटेड बाय द जावा कंपाइलर कॉल्ड। तो ये हमारा बाइट कोड होता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। इन द कंटेक्स्ट ऑफ OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एब्स्ट्रैक्शन अलाउज द प्रोग्रामर टू। एब्स्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, हम इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर देते हैं और सिर्फ फंक्शनैलिटी शो करते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला गलत है, मल्टीपल मेथड विद द सेम नेम, ये तो हमारी क्या हो गई, ओवरलोडिंग हो गई। इनहेरिट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम अ पेरेंट क्लास, इनहेरिटेंस हो गया। हाइड द बैकग्राउंड डिटेल्स एंड रिप्रेजेंट ओनली द एसेंशियल फीचर्स, हाँ यही है। ड्रैप वेरिएबल, ये भी नहीं है, तो इनकैप्सुलेशन हो गया। विच एक्सेस स्पेसिफायर इंश्योर्स दैट अ डेटा मेंबर इज एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास वेयर इट इज़ डिक्लेयर्ड। तो ये हमारा जो प्राइवेट होता है जो मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन लगाता है। ठीक है ना, प्राइवेट सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होंगी इसमें, तो उसमें हम सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, ना क्लास के बाहर, ना पैकेज में, ना पैकेज के बाहर। पब्लिक में क्या होता है, कहीं भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में होगा हमारे सेम पैकेज में कर पाएंगे। प्रोटेक्टेड में होता है हमारा जो जो क्लास उसको इनहेरिट कर रही है, इनहेरिटेंस जब हम लगाते हैं, तो इस केस में सही ऑप्शन है हमारा प्राइवेट। ठीक है। विच टूल इंटरप्रेट्स द जावा बाइट कोड। तो जैसे जावा का बाइट कोड एक बार बन गया, जो इंटरमीडिएट कोड होता है ये जावा का कंपाइलर बनाता है। अब इस बाइट कोड को कौन इंटरप्रेट करेगा, इसको कौन इसके ऊपर काम करता है, वो जावा की वर्चुअल मशीन करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है जावा वर्चुअल मशीन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, जावा इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बिकॉज। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कि जो सॉफ्टवेयर कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट रिकम्पाइलेशन, बार बार कंपाइल नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो इंटरमीडिएट कोड बाइट कोड है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिफायर इन जावा। आइडेंटिफायर जो 4 ऑप्शन है इनमें से वैलिड कौन सा है। तो ए में क्या कर रहे हैं, जब ये हमने नाम बनाया है इसको हमने 2 से स्टार्ट किया,
तो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, टोटल मार्क्स, इसके बीच में स्पेस दिया है, तो ऐसा भी हम आइडेंटिफायर नहीं रख सकते कि जिसमें स्पेस आ रहा हो, तो ये भी गलत है। तीसरा है अंडरस्कोर का यूज़ किया है, उसके बाद अंडरस्कोर वेयर लिखा है, ये स्टार्टिंग इसकी अंडरस्कोर से हो रही, तो अंडरस्कोर अलाउड है हमारे जावा में, नेमिंग करते हुए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। डॉलर भी अलाउड है, ठीक है, तो यहाँ पर ये ठीक है, वेरिएबल भी ठीक है, तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। डी है हमारा स्विच, वो एक कीवर्ड है तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, तो सही ऑप्शन है सी। व्हाट इज़ द साइज़ इन बाइट ऑफ कैर डेटा टाइप इन जावा, कैर का साइज़ कितना होता है, बाइट में बोल रहे हैं, तो कैर हमारा UTF-16 को फॉलो करता है जावा के केस में। अब ये बिट्स में हो गया, समझाने के लिए बता रहा हूँ थोड़ा इसके बारे में। तो एक बाइट में हमारा आता है 8 बिट्स, तो 16 बिट्स कितने में आएंगे, 2 बाइट में, तो इसका साइज़ है 2 बाइट, ठीक है, या 16 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट विल रिजल्ट इन अ पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन कंपाइलेशन एरर, ठीक है, इसमें किसमें हमारा कंपाइलेशन एरर आएगा वो बताना है। डबल डी इक्वल टू 100, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम इंटीजर वैल्यू डबल में डाल रहे हैं, तो ये ऐसा पॉसिबल है, उल्टा इसको वो एक तरीके से प्रमोट कर देगा, मतलब 100 को हम इंटीजर को किसी ऐसी चीज़ में डाल रहे हैं जो उससे ज़्यादा वैल्यू रख सकता है, डबल उसके मुकाबले ज़्यादा बड़े साइज़ का है, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये चलेगा। लॉन्ग एल नाम का वेरिएबल बनाया लॉन्ग का, जिसमें 55 डाल रहे हैं, हाँ, तो लॉन्ग हमारा बड़े इंटीजर को स्टोर करने के लिए होता है, तो हमने यहाँ 55 डाला है, तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई लॉस ऑफ प्रिसिशन नहीं हो रहा। 2 ऑप्शन बच रहे हैं, फ्लोट f इक्वल टू 3.14 और इंट i इक्वल टू a। अब कईयों को लग रहा होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंट i इक्वल टू a, तो वो गलत है। इंट i इक्वल टू a के केस में क्या है, a हमारा है कैरेक्टर, अगर हम किसी कैरेक्टर को ऐसे असाइन करेंगे किसी इंटीजर वैल्यू में, तो इसको भी वो प्रमोट करके उसकी s का वैल्यू में कन्वर्ट करके डाल देता है, तो बड़े a की s का वैल्यू कन्वर्ट करके उसने i में डाल दिया होगा, तो इसमें कोई हमारा लॉस ऑफ प्रिसिशन या कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो आंसर हमारा सही है इस ऑप्शन के लिए वो है सी, फ्लोट f इक्वल टू 3.14, ठीक है, फ्लोट f इक्वल टू 3.14। अब ये गलत क्यों है, 3.14, देखो कभी भी हम कोई पॉइंट वाली वैल्यू जावा में स्टोर करते हैं ना, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट वो डबल वैल्यू मानता है, डबल टाइप की, तो अभी हमने यहाँ पर जब 3.14 को फ्लोट में डाला, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 3.14 वैल्यू कैसी है, डबल टाइप की है, लेकिन हम इसे फ्लोट में डाल रहे हैं, तो हमें यहाँ पर एक फ्लोट f लगा के रखना पड़ेगा जावा को बताने के लिए, बट वो हमने यहाँ पर नहीं करा, तो इस केस में ये हमें एरर देगा। क्वेश्चन 14 पे चलते हैं, द एक्सप्रेशन इंट 25.9 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या कर रहे हैं हम, 25.9 एक डेसिमल टाइप की वैल्यू है जिसे हम आगे इंट लिख करके इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं ज़बरदस्ती। जब भी हम किसी डेटा टाइप को ऐसे ब्रैकेट में नंबर किसी के आगे लिखते हैं, मतलब हम उस वैल्यू को उसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ज़बरदस्ती, तो ज़बरदस्ती कोई भी काम करते हैं तो हम उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट। बुलियन कोई वेरिएबल है बनाया हमने, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जावा कौन सी वैल्यू डालेगा, तो वो होती है फॉल्स, ठीक है, 0 नहीं होती, फॉल्स होती है। 16 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेफरेंस डेटा टाइप या कंपोजिट डेटा टाइप कौन सा है, तो इंट तो तुम्हारा प्रिमिटिव है, बुलियन भी प्रिमिटिव है, कैरेक्टर भी, स्ट्रिंग है हमारा जो रेफरेंस या कंपोजिट डेटा टाइप है, तो ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। 17 पे आते हैं, व्हाट इज़ द इसका वैल्यू ऑफ ए, बड़े वाले ए की इसका वैल्यू क्या है, तो बड़े वाले ए की इसका वैल्यू है तुम्हारी 65, अब ये तुम्हें याद हो जानी चाहिए, और छोटे वाले की क्या है 97, ऐसे याद रखो, जो बड़ा है उसकी वैल्यू छोटी है, जो छोटा है उसकी वैल्यू बड़ी है, बट वैल्यू याद होनी चाहिए, बड़े वाले की 65, छोटे वाले की 97, ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर है बड़े वाले के का वो है 65, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 18 है, टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट वेरिएबल इन जावा विच कीवर्ड इज़ यूज्ड, कांस्टेंट वेरिएबल अगर बनाना है जिसकी वैल्यू हम नहीं चाहते कि आगे कहीं पर भी चेंज हो, या हम उससे कहीं भी चेंज नहीं कर रहे प्रोग्राम में, तब हम उसे फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पंक्चुएटर इन जावा, पंक्चुएटर कौन सा है, प्लस प्लस तो तुम्हारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया, सेमी कॉलन है तुम्हारा पंक्चुएटर, इफ़ तो हमारा क्या है कीवर्ड है, रिटर्न भी एक हमारा कीवर्ड है, तो सही आंसर है हमारा बी, ठीक है। 20 पे आते हैं, कंसीडर इंट ए इक्वल टू 10, हेयर 10 इज़ अ इंटीजर वेरिएबल है जिसका नाम है ए, उसमें हम 10 वैल्यू डाल रहे हैं, तो 10 है हमारा इंटीजर लिटरल। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन, 42 डिवाइडेड बाय 6 mod 2,
तो इस केस में हमारा जो ये डिवाइड वाला और मॉडुलस ऑपरेटर है, दोनों की प्रेसिडेंस होती है सेम। जब प्रेसिडेंस होगी सेम तब हम उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे आएंगे जो हमारा होता है एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इनकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो होती है लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट से सॉल्व होते हुए राइट की तरफ जाएंगे। तो 42 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा हमारा क्वोशेंट। ये जो डंडा दिख रहा है तुम्हें, ये हमें क्वोशेंट लौटा के देता है। तो 7 आ गया क्वोशेंट 7 मॉड 2। मॉड हमें रिमाइंडर देता है। तो अब 7 में 2 से 7 को डिवाइड करोगे तो कितना बचा, 1 बचा रिमाइंडर। तो आया मेरा आंसर 1। तो सही आंसर है सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, इवेल्युएट z इन द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ लिखा है z इक्वल टू 5 और फिर यहाँ लिखा है z प्लस इक्वल टू z प्लस प्लस मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ प्लस इक्वल टू तुम्हें जो दिख रहा है सबसे पहले हमें उसे सॉल्व करना पड़ता है। ये जो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है इसको हम नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे। तो ये क्या बनेगा, z इक्वल टू z प्लस प्लस इंटू 2। समझ में आया ना, z इक्वल टू z प्लस प्लस इंटू 2 ऐसा बना। अब z की वैल्यू उसने क्या बोली थी, 5 थी। तो यहाँ पर ऐसा बना 5 प्लस अंदर कितना आएगा, z की वैल्यू अभी 5 ही है तो 5 आया। फिर उसके बाद प्लस प्लस यूज़ हो रहा तो z जहाँ भी स्टोर है उसकी वैल्यू बढ़ के 6 होगी। ठीक है ना, यहाँ पर वैल्यू आएगी 5, उसके बाद बढ़ी तो जहाँ भी स्टोर हो रखा हमारा ये वहाँ पर अब 6 हो चुकी है, बट इस केस में यहाँ पर 5 ही आई इंटू 2। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 5 इंटू 2 कितना हुआ 10 और बाहर था 5 तो 5 प्लस 10 कितना हो गया 15। तो सही आंसर है इसका 15A। 23rd पे आते हैं। 23rd में बोला है विच ऑपरेटर रिप्रेजेंट द लॉजिकल एंड बिहेवियर। तो भाई ये जो एंड है ये तो तुम्हारा बिटवाइज एंड है, बिटवाइज एंड ये तो नहीं है। एंड ये तो कुछ भी नहीं होता जावा में, ये कोई वैलिड कीवर्ड या कुछ ऑपरेटर नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थर्ड ऑप्शन देखते हैं इसमें, ये है लॉजिकल एंड। ठीक है, अगला वाला है हमारा लॉजिकल और। तो सही ऑप्शन है हमारा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर। ये जब चल जाएगा उसके बाद क्या वैल्यू आएगी एक्स में, देखते हैं भाई। अभी एक्स में है 20, तो यहाँ लिखा है इंट वाई इक्वल टू 10। ठीक है, तो बुलियन बी इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन वाई। तो ये हुआ बी इक्वल टू एक्स कितना है 20 ग्रेटर देन वाई, वाई कितना था मेरा 10, ऐसा बना। एंड एक्स प्लस प्लस, तो अभी तो एक्स की करंट वैल्यू कितनी है 20, उसके बाद प्लस प्लस हुआ तो वो जहाँ भी स्टोर है वहाँ 21 बन गया एक्स, बट इन दिस केस अभी तो 20 ही आएगा। उसके बाद वो चेक हो रहा है ग्रेटर देन 10। हमसे पूछा था एक्स की वैल्यू क्या होगी जब ये चल जाएगा। तो भाई एक्स की वैल्यू हमें दिख रही है 21 है, तो इसका सही आंसर है 21। अब इस केस में अगर यहाँ पर जो कंडीशन है, ध्यान देना, अगर यहाँ पर एक्स लेस देन वाई बोला होता ना तब एक्स की वैल्यू आ रही होती हमारे आंसर में 20। क्यों, तब कंडीशन ऐसी बन जाती मेरी कि जो मेरा ये है 20 लेस देन 10। तो क्या 20 लेस देन 10 होता है, ये तो फॉल्स है ना, तो ये तो फॉल्स है। एंड यहाँ पर अगर ये फॉल्स हो गया और यहाँ पर एंड ऑपरेटर है तो उसके आगे वाला तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो उसके आगे वाला जो ये है वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो मेरी एक्स में वैल्यू क्या थी 20 थी, तो वो 20 ही रही, 21 नहीं बनी ना, तो उस केस में 20 आता है आंसर। ठीक है, 25th क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इवेल्युएट टू ट्रू। देखो भाई, नॉट ऑफ ट्रू होता है फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू। अब एक फॉल्स एक ट्रू है, बीच में एंड ऑपरेटर है, तो अगर एंड ऑपरेटर के केस में एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स आता है, तो यहाँ भी फॉल्स आएगा, तो ये तो नहीं है आंसर। दूसरा वाला है 5 ग्रेटर देन 3, तो ये तो हो गया ट्रू। और 10 लेस देन 2, 10 लेस देन 2 ये तो है फॉल्स, बट क्योंकि और ऑपरेटर का यूज़ किया है तो एक भी ट्रू है तो आंसर होता है ट्रू। तो इस केस में ट्रू है। दो ऑप्शन भी देख लेते हैं, फॉल्स और फॉल्स। और में अगर दोनों ही फॉल्स हो गए, एक भी ट्रू नहीं है तो फिर तो फॉल्स ही आएगा, तो इसमें भी फॉल्स आएगा। आखिरी वाला क्या है, आखिरी वाले में देखो यहाँ उसने बोला 5 नॉट इक्वल टू 5 और बीच में एंड ऑपरेटर लगा रखा, तो 5 नॉट इक्वल टू 5 तो फॉल्स हो गया ना, तो ये एंड है और यहाँ पर अगर फॉल्स आ रहा है तो फॉल्स ही बनेगा। तो सही ऑप्शन मेरा जो था वो है बी वाला।
क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ ये 10 एक स्ट्रिंग है, तो 10 स्ट्रिंग में अगर मैं 20 इंटीजर जोड़ने की कोशिश करूँगा तो इसको पहले जावा इंटरनली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा तब जोड़ेगा। लेकिन जब स्ट्रिंग को हम जोड़ते हैं तो वो पीछे अटैच हो जाती है, ठीक है ना, उसमें इंटीजर की तरह एडिशन नहीं होता, तो पीछे अटैच होगी तो 10 के जो एंड है वहाँ पर 20 लग जाएगा, तो वो कुछ ऐसा बनेगा 1020। अब ये एक नई स्ट्रिंग बन गई। अब उसमें जब हम 30 जोड़ने लगे तो जावा ने पहले उसे इंटरनली वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, तो वो कुछ ऐसा बना। अब फिर से इसे जब जोड़ेंगे तो ये भी एक तरीके से अटैच हो जाएगा, तो ये बनेगा 102030 फाइनल स्ट्रिंग। तो 102030 ये मेरा आंसर आएगा, ठीक है। द टर्नरी ऑपरेटर इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू विच कंट्रोल स्ट्रक्चर। टर्नरी ऑपरेटर जो हमारा होता है वो इफ़ एल्स का ऑल्टरनेटिव होता है, तो इफ़ एल्स है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। विच ऑपरेटर रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ अ डिवीज़न। ये मॉडुलस देता है तुम्हें रिमाइंडर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन a+2। अब यहाँ मत बोल देना कि a के पीछे लग जाएगा 2, क्यों? क्योंकि भाई a यहाँ पर हमारा कैरेक्टर है, ध्यान दो यहाँ सिंगल कोट है, ऊपर थे डबल कोट, ऊपर थी स्ट्रिंग, तो ये जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा आ सकता है पेपर में तुम्हें फंसाने के लिए, समझ रहे हो। तो यहाँ a में जब हम 2 जोड़ेंगे, a की s का वैल्यू में 2 जुड़ेगा, तो बड़े a की s की वैल्यू कितनी होती है 65। तो 65 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आया 67 बना, उसको फिर इसने प्रिंट कर दिया, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 30 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट प्रीसीडेंस। इनमें से कौन सा है जिसकी सबसे ज़्यादा होती है प्रीसीडेंस, तो वो है ++, वो है हमारा ये वाला इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना। इसकी जो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन वाला है होता है उससे भी ज़्यादा होती है प्रीसीडेंस, समझ रहे हो। तो सही ऑप्शन है डी। अब आगे बढ़ते हैं। इन अ स्विच स्टेटमेंट विच डेटा टाइप इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर स्विच एक्सप्रेशन। भाई स्विच केस में कौन से वाले हम डेटा टाइप को यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर स्ट्रिंग मत बोल देना, इसका सही आंसर है डबल, पॉइंट वालों का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो ऑप्शन है वो है डी। 32 पे आते हैं। व्हाट अकर्स इफ़ द ब्रेक स्टेटमेंट इज़ ओमिटेड इन अ स्विच केस। अगर स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट हमने नहीं लगाया तो फिर फॉल थ्रू की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो फॉल थ्रू अकर्स और अगला वाला भी तुम्हारा केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। रिराइट द फॉलोइंग कोड यूजिंग द टर्नरी ऑपरेटर। तो इफ़ a ग्रेटर देन b, मैक्स हो रहा है a, एल्स मैक्स हो रहा है b। तो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, मैक्स इक्वल टू, अगर a ग्रेटर देन b है तो मैक्स में क्या असाइन करो a, एल्स मैक्स में b। देखो टर्नरी ऑपरेटर काम कैसे करता है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो जो क्वेश्चन मार्क के पीछे लिखा है वो वाला एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो जो कॉलन के पीछे लिखा है वो वाला चलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, a ग्रेटर देन अगर b हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क के बाद क्या है a, तो मतलब मैक्स इक्वल टू, तो मैक्स में आ जाएगा a। तो यहाँ तक ठीक चल रहा है, अगर a ग्रेटर देन b है तो मैक्स में आ जाएगा a, मैचिंग है। अगर कंडीशन नहीं चलती तो मैक्स में आएगा b, और वही हमारे इफ़ कंडीशन और एल्स कंडीशन में हो रहा है, अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती तो एल्स मैक्स में आ जाएगा b। तो सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 34 पे आते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। वैल्यू में है 1, स्विच वेल, तो यहाँ पर आ गया 1, तो केस 1 क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 1। तो चलो भाई 1 तो प्रिंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 2, क्या है प्रिंट होगा, ये केस 2 है, बट केस 1 के बाद तो हमने ब्रेक लगाया नहीं, ब्रेक नहीं लगाया तो फॉल थ्रू हो जाएगा, तो हाँ केस 2 भी एग्जीक्यूट होगा। तो जो मेरा 1 प्रिंट हुआ था उसी के आगे 2 भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद ब्रेक लग गया तो अब स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर है बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला उसमें व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कोड स्निपेट, ठीक है जी। ए में डाल रहे हैं 5, बोला है इफ़ ए इक्वल टू 5 प्रिंट कर दो ट्रू। ध्यान से देखना, ए इक्वल टू 5 बोला है, ए इक्वल टू 5 होना चाहिए था, ठीक है ना। ये तो असाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, कंपैरिजन के लिए इक्वल टू, तो यहाँ गलती मत करना। तो भाई यहाँ तो ये कंपेल ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सिंटैक्स में एरर आ गया है ना, तो कंपाइलेशन एरर दे देगा, ठीक है। अब जिन्होंने ट्रू सोचा होगा ना मन में, तो देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं।
विच कीवर्ड हैंडल द नन ऑफ द अबव सिनेरियो इन अ स्विच स्टेटमेंट। स्विच केस में हमारा कई बार होता है कि कोई भी केस स्टेटमेंट मैच नहीं करता, तो तब कौन एग्जीक्यूट होता है, तो तब डिफ़ॉल्ट होता है। तो इसका सही आंसर है डिफ़ॉल्ट। कैन अ स्विच स्टेटमेंट बी नेस्टेड इनसाइड अनदर स्विच स्टेटमेंट। क्या एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक और स्विच स्टेटमेंट हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? तो येस, इट इज़ वैलिड। जितने भी हमारे लूप होते हैं जैसे फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और स्विच स्टेटमेंट, तो इनको हम नेस्टेड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट? इफ़ फॉल्स तो प्रिंट कर दो ए, एल्स प्रिंट कर दो बी। तो यहाँ इफ़ के अंदर फॉल्स लिखा है तो ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, तो तब हमारे उस केस में एल्स कंडीशन चलेगी और क्या प्रिंट हो जाएगा? बी प्रिंट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, जो ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। विच स्टेटमेंट इज़ यूज टू टर्मिनेट अ स्टेटमेंट सीक्वेंस इन अ स्विच? तो स्विच केस में जब हम किसी केस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो बात है क्वेश्चन नंबर 40 पे। विच लूप इज़ नोन एज एन एग्जिट कंट्रोल्ड लूप? एग्जिट कंट्रोल्ड लूप हमारा है डू वाइल लूप, क्योंकि इसकी जो कंडीशन आती है वो एग्जिट में आती है, जबकि हमारा फॉर लूप और वाइल लूप होते हैं वो होते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप। ठीक है। 41 क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी टाइम विल फॉर एग्जीक्यूट? ये जो हमारा लूप है कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? तो भाई i इक्वल टू 0 है, i लेस देन 5 और i प्लस प्लस हो रहा है, तो 0 1 2 3 4 और बस 0 1 2 3 4, क्योंकि लेस देन 5 है तो 4 तक चलेगा। तो कितनी बार हो रहा है एग्जीक्यूट? तो ये 5 बार हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो इसका सही आंसर है 5 टाइम्स। 42 क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? कोड दे रखा है हमें, x की वैल्यू है 10, यहाँ बोला है वाइल x ग्रेटर देन 10 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, x को प्रिंट कर रहे हैं, और अब कंडीशन में बोला है x ग्रेटर देन 10, लेकिन x तो मेरा है 10, तो यहाँ पर वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं है, तो कुछ भी मुझे आउटपुट में नहीं दिखेगा, तो नो आउटपुट है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। विच स्टेटमेंट स्किप्स द करंट आइटरेशन एंड मूव्स टू द नेक्स्ट वन? हमें जब किसी लूप में जब हमारी आइटरेशन चल रही होती है तो हम अगर उसे स्किप करके वापस अगली आइटरेशन पे जाना चाहते हैं तो हम किस कीवर्ड का यूज़ करेंगे? तो वो है कंटिन्यू। ठीक है। और ब्रेक का अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें बाहर ले आता है फॉर लूप से। ठीक है ना, तो दोनों के बीच का डिफरेंस है। 44th क्वेश्चन पे आते हैं। प्रेडिक्ट द आउटपुट फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 3 और i प्लस प्लस हो रहा है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जब मेरा i था 1, ठीक है, एक टेबल बना लेता हूँ। जब मेरा i था 1 तो उस केस में क्या हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हुआ i, तो मेरा 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद एक स्पेस आया, चलो ठीक है स्पेस आ गया, फिर उसके बाद i प्लस प्लस हो रहा है, i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही 1 से, तो क्या बनी अब उसकी वैल्यू हो चुकी है 2। अब वापस हम लौट के ऊपर गए जब अपने लूप को एग्जीक्यूट करने, तो वहाँ भी तो i प्लस प्लस हो रहा, तो मेरी i की वैल्यू होगी 3। अब जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट चला तो i आया, तो भाई अब आएगा 3 और उसके बाद फिर एक स्पेस। अब फिर जब नीचे आए i प्लस प्लस हुआ, फिर से i बन गया 4। फिर उसके बाद ऊपर गया जब, क्योंकि यहाँ लूप की बॉडी बंद हो रही है तो अब ऊपर जाएंगे, तो अब यहाँ 4 था, अब वो i प्लस प्लस हो रहा बना 5। अब कंडीशन चेक होगी कि क्या लेस देन इक्वल टू 3 है, अब नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ आउटपुट में 1 स्पेस 3 स्पेस प्रिंट होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है मेरा बी। तो बोलता है क्वेश्चन, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन इन्फिनाइट लूप? कि भाई कौन सा इन्फिनाइट लूप है? तो जैसे फॉर हमें यहाँ दे रखा है कि हमने ना डिक्लेरेशन दे रखी, ना कंडीशन है, ना उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं दे रखा, तो ये भी एक फॉर लूप हमारा इन्फिनाइट लूप हो जाएगा। वाइल ट्रू, तो ट्रू तो हमेशा कंडीशन चलेगी क्योंकि वो ट्रू है, तो ये भी एक हमारा इन्फिनाइट लूप हो जाएगा। डू के केस में भी हमने वाइल ट्रू दे रखी कंडीशन, तो हमेशा ही चलता रहेगा, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। 46 पे आते हैं। इंट i इक्वल टू 0, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? i की वैल्यू अगर 0 है तो भाई कोड का आउटपुट क्या आएगा, देखते हैं। डू की बॉडी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई, तो भाई i प्रिंट हो गया, i गया था 0। उसके बाद i को प्रिंट करने के बाद उसकी वैल्यू हमने 1 से इंक्रीमेंट कर दी, तो भाई पहले 0 थी वैल्यू, अब कितनी होगी उसकी, 1 हो गई होगी। उसके बाद यहाँ कंडीशन चेक हो रही कि
तब तक ही लूप चलेगा जब तक आई लेस देन 0 है। तो आई की वैल्यू तो 1 हो चुकी है, तो अब दोबारा से हमारा डू लूप नहीं चलेगा। इसीलिए इसको एग्जिट कंट्रोल्ड लूप भी बोलते हैं, क्योंकि एक बार तो चल ही जाता है, क्योंकि कंडीशन इसकी एंड में लगी हुई। तो अगर कंडीशन ट्रू नहीं भी हो रही ना, तब भी एक बार तो चलता है, क्योंकि कंडीशन बिल्कुल एंड में चेक होती है। तो ये 0 प्रिंट करेगा। इसका सही आंसर है 0, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। विच लूप इज़ बेस्ट व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन इज़ नोन इन एडवांस। कौन सा लूप बेस्ट है जब हमें पहले से पता रहता है कि हमें कितनी बार चलाना है। तो इस केस में सबसे बेस्ट हमारा फॉर लूप होता है। तो सही आंसर है हमारा फॉर। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। अ लूप इनसाइड अनदर लूप इज़ कॉल्ड अ। एक लूप के अंदर अगला लूप डाल दिया तो उसे हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स इज़ हेलो प्रिंटेड। कितनी बार हेलो प्रिंट होगा, सोचो ज़रा, 5-10 सेकंड। कितने बच्चों ने बोला है कि 10 बार प्रिंट होगा, कितनों ने बोला है। तो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा अब कोड में। देखो भाई, फॉर लूप के आगे लगा था सेमी कॉलन, ठीक है। अब सेमी कॉलन अगर फॉर लूप के बाहर लगा दिया है तो फॉर लूप 10 बार चलेगा तो, बट उसकी कोई बॉडी नहीं है, तो वो खाली चलेगा 10 बार। 10 बार वो चल गया, तब आएंगे अगली लाइन पे। अगली लाइन क्या बोलती है, प्रिंट कर दो हेलो। तो हेलो होगा एक बार प्रिंट, ठीक है, तो एक बार प्रिंट होगा हेलो। समझ में आ रहा ना। फॉर लूप के एंड में सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं, तो इस फॉर लूप की यहाँ पर कोई बॉडी नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें ज़्यादा अटेंशन देनी है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। विच मेथड हैज़ द सेम नेम एज द क्लास एंड नो रिटर्न टाइप। भाई किसका नाम क्लास के नाम के जैसा होता है, वो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, और उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, वॉइड भी नहीं होता। तो हमारा ये है कंस्ट्रक्टर। तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आए होंगे और वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी। भाई वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, और मुझे बताना अगर तुम्हें एक और वीडियो चाहिए जिसमें मैं और 50 इंपॉर्टेंट MCQ कवर करूँ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।